डाटा स्ट्रक्चर को मैं बता रहा था, मैंने लिखा विकीपीडिया पे जो डेफिनेशन है ना, समझना हमने उसको है। जब तक हमें डाटा स्ट्रक्चर का नहीं पता चलेगा तो हम इसके अंदर मौजूद जो स्ट्रक्चर हैं उनको कैसे, बहुत आसान है इसको समझना, कोड करना मुश्किल है। ये जो आप कहते हैं ना कि क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस में हम आते कंप्यूटर सीखने हैं, लेकिन जब कोडिंग करनी पड़ती है तो हम जान छुड़ाते हैं। यानी अजीब फिलोसफी हुई है ये, ठीक है ना, कि कोई बंदा मेडिकल ज्वाइन करे कि जी मैंने डॉक्टर बनना है, लेकिन जब दवाई देनी पड़े तो कहे मेरे देने को दिल नहीं करता। सेम सोसाइटी हुई है स्टूडेंट्स की कि जी हम सिर्फ कोर्स पास कर लें, ये कर लें, वो कर लें, और उसका नुकसान पता क्या हो रहा है? उसका नुकसान ये हो रहा है कि 20,000 कैंडिडेट्स ने केमिस्ट्री लेक्चर के लिए पेपर दिया है और सिर्फ 85 लोग पास हुए। अब वो 20,000 में कोई ऐसा बच्चा या ये बच्चियों की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी बच्ची होगी जिसका 3.4 या 5 से कम CGPA होगा? ये तो एम ले लेंदा बंदा। यानी CGPA लेना तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं है। असाइनमेंट्स हैं, क्विजेज हैं, मिड टर्म है और उसके बाद फाइनल टर्म है। लेकिन अब कॉन्सेप्ट क्या थे कि एक ग्रेड 17 का टेस्ट जो कि उन्हीं के सब्जेक्ट में से था। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो टेस्ट लेता है वो कॉम्पिटेंसी का टेस्ट होता है। आप ही के मजमून में से 80 सवाल उन्होंने आपको दिए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट की हालत ये है कि 20,000 में से 85 लोग पास हो रहे हैं, और वो हालांकि 500 बंदा उनको चाहिए था पास, 100 सीटें थी, एक सीट पे 5 बंदों को वो कॉल करते हैं। दे नीड 500 टू पास। तो इसलिए बेटा ये थोड़ी सी अपनी अप्रोच को चेंज करें। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्ड को ज्वाइन कर चुके हैं। ये मेडिकल, अकाउंटेंसी, तिब शिब सब कुछ पीछे रह जाता है। दुनिया में कोई फील्ड ऐसा नहीं है जो आपको इस तरह बूस्ट दे जितना कंप्यूटर साइंस या IT दे सकती है। मिसालें आपके सामने हैं। कोई डॉक्टर दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना है तो मुझे बताओ, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना है तो मुझे बताओ, अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना है तो मुझे बताओ, अगर अली बाबा वाला बना है तो उसके पीछे भी E-कॉमर्स है जो कि बजरिया वेब चल रही है। अगर अमेजोन वाला बना है तो वो भी नेट के थ्रू और कंप्यूटर साइंस के थ्रू बना है, वरना दुकानें तो बहुत हैं, बिजनेस तो बहुत हैं USA के अंदर। तो इसलिए आप अपनी अप्रोच को जो है ना वो थोड़ा सा चेंज करें प्लीज। लिखने की आदत बनाएं, कोड करने की आदत बनाएं। बाकी पास होना, अब आप तीसरे चौथे सेमेस्टर में हो, आपको पता है ये मैटर कोई नहीं करता। किसी भी सब्जेक्ट को पास करना जो है ना वो कोई इशू नहीं है आपके लिए, जिस तरह का सिस्टम अब बना हुआ। तो डाटा स्ट्रक्चर को पहले समझें। बेसिकली डाटा को अरेंज करके एक प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करना, 3 फंक्शन है, मॉडिफाई करना और स्टोर करना। क्लियर हो गया? आप डाटा को स्टोर कर रहे हैं और ये डाटा क्या है? एक वेरिएबल नहीं है, ये एक वेरिएबल भी हो सकता है, ये 100 इकट्ठे डाटा मेंबर्स की वैल्यूज भी हो सकती हैं, और ये 100 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। मसलन एक बंदे का सारा डाटा और 100 बंदों का डाटा, इतना बड़ा अगर आपके पास डाटा हो तब भी किस तरह से आपने उसको स्टोर करना है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, और किस तरह से आपने उसे एक्सेस करना है, आप उस तक पहुंचेंगे कैसे, कैसे आप उसमें डाटा पुट अप करेंगे और रिट्रीव करेंगे, दैट इज एक्सेस। व्हाट इज रीड एंड राइट ऑपरेशन आप कैसे परफॉर्म करेंगे, और इफ यू वांट टू मॉडिफाई अ पर्टिकुलर डाटा एट स्टोरेज लोकेशन तो आप उसे कैसे करेंगे। इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में अटेम्प्ट करना और एफिशिएंट वे में अटेम्प्ट करना, ये कंप्यूटर साइंस के अंदर डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखें मोर प्रिसाइसली, ये डाटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज। ये आम लफ्ज है जो आपको पता होगा, जिसको आपने डाटा स्ट्रक्चर जो है ना जी, कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज होता है। ठीक है, द रिलेशनशिप अमंग देम एंड द फंक्शंस आर ऑपरेशंस दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाटा। एक आपके पास कलेक्शन है और वो बाकी सारे वो फंक्शन है जो इस कलेक्शन पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। इस कलेक्शन में से फंक्शन क्या हो सकता है? डाटा कलेक्शन में से रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, सॉर्ट कैसे करना है, और इसके अंदर हमने स्टोर कैसे करना है, यही फंक्शन हो सकते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा पे। दिस इज ऑल अबाउट डाटा स्ट्रक्चर। आपने अगर एरे पढ़ना है तो आपने पढ़ना है कि एरे के बारे में हमने कि किस तरह वैल्यूज को स्टोर करनी। मैं यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, मैं देखें यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आप लिखें गूगल के अंदर डाटा स्ट्रक्चर एरे, वो आपको किसी ना किसी आर्टिकल के ऊपर ले जाएगा। ठीक है,
ट्यूटोरियल पॉइंट पे ले जाए या किसी भी जगह ले जाए। अब आप उस एरे के बारे में देखें कि 1 या 1.5 पेज के अंदर उसने पूरा एरे डाटा स्ट्रक्चर आपको समझाया होगा और आपको उसके बारे में पता क्या होना चाहिए। आपको एरे की डेफिनेशन आनी चाहिए, ये डाटा को स्टोर कैसे करता है, क्योंकि मैंने आगे बोला 10 प्लेटें टेबल पे रखने के 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके हो सकते। आप प्लेटों को ऊपर नीचे रख दें या प्लेटों को सामने बिछा लें, ठीक है। क्या इनके स्टोर करने में कोई फर्क है फर्क। क्या फर्क है? अगर आपने डाटा को एक दूसरे प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है तो आप सबसे पहले उस प्लेट को उठाएंगे जो सबसे बाद में आपने रखी है, ठीक है। अगर आपने प्लेटें वैसे टेबल के ऊपर रखी हुई हैं तो अब आपकी एक्सेस क्या है डाटा तक? डायनामिक एक्सेस है। आप जिसको चाहें उसको पिकअप कर सकते हैं, आप जहां चाहें नई प्लेट ऐड कर सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या है, जब ऊपर नीचे यही है लाइफ फॉर फाइफो, क्या है? यही है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये प्लेटों को खड़ा करके रखना है, ठीक है। आप जब सीपीयू को डाटा, सीपीयू के अंदर जितनी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें या जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं वो डाटा स्ट्रक्चर है। असल में आम प्रोग्रामिंग के अंदर हमें इसके ऊपर अब काम नहीं करना पड़ता। जब तक आप डीप लेवल की प्रोग्रामिंग ना करें, मसलन आप कह लें ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल का कोड ना लिखें तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको डेटा स्ट्रक्चर की कोडिंग की। मुझे नहीं आज तक पड़ी। मैंने मतलब प्रोजेक्ट बनाता हूँ ना, तो मैंने प्रोजेक्ट के अंदर एक डाटा को उठाना था, मैंने देखा C# के अंदर मेरे पास कौन कौन सी है, मुझे एरे लिस्ट की जो है ना वहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर एक मिला, एरे लिस्ट। ये एरे वाले फंक्शन भी थे इसमें और लिस्ट वाले फंक्शन भी। एरे का साइज लिमिटेड होता है, ये मेरे सामने अब ना एरे का लिखा हुआ आ गया, एरे डाटा स्ट्रक्चर का। इन कंप्यूटर साइंस कहता है, मैं सिंपल ये चीज बताना चाह रहा हूं कि किसी एक डाटा स्ट्रक्चर के बारे में आपने ओवरऑल क्या करना है और क्या सीखना है। आपके सिलेबस में यही है। डिफरेंट अब जो असाइनमेंट आई होगी किसी एक डाटा स्ट्रक्चर के बारे में होगी, चाहे वो एरे के बारे में, स्टैक के बारे में, क्यू के बारे में, और उसमें हो सकता है वो इम्प्लीमेंटेशन दें और भरा पड़ा है नेट कोड से। आप उसे कहो पाइथन में एरे की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, मिल जाएगी। आप उसे कहो C# में चाहिए, जावा में चाहिए, कोडिंग सारी पड़ी हुई है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा कि ये हो कैसे रहा है और ये किस तरह हो रहा है, कौन कर रहा है। ये मेरे पास जो लिंक आया है ना, वो मेरे पास डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एरेज ट्यूटोरियल पॉइंट का लिंक मेरे पास आ गया। ये मैं सिर्फ अभी कॉन्सेप्चुअल बातें समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि आपने किसी चीज को हम समझते हैं मुश्किल है, हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमें वो जो स्टूडेंट है, आज का स्टूडेंट कारी ऐसे रहा है कि वो पहले कोई भी काम करने से पहले ना ये डिफाइन करता है ये सौखा है या मुश्किल है। अगर तो उसकी वो ना जी, हाँ जी 5 ईयर तो उसके बाद आप देखें कि अब एरे के अंदर जो है ना वो सबसे पहले तो बताता है कि एरे की रिप्रेजेंटेशन क्या है। एरे की रिप्रेजेंटेशन ये है कि ये सीक्वेंशियल वे में डाटा को स्टोर करती है एक तरतीब के साथ, ठीक है। उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब इसमें जो ऑपरेशन आप कर सकते हैं वो देखें, ये आपको पता होना चाहिए। एरे पे जो ऑपरेशन होते हैं ना टोटल, वो है जी ट्रेवर्स का ऑपरेशन, उसमें से एरे को निकालना, इंसर्ट का ऑपरेशन वैल्यू को ऐड करना, डिलीशन का ऑपरेशन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना, सर्च का ऑपरेशन एरे में से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना, एंड अपडेट ऑपरेशन किसी गिवन इंडेक्स के ऊपर आपने किसी वैल्यू को चेंज करना। 1 2 3 4 5 ये 5 ऑपरेशंस जो है ना इनका आपको पता होना चाहिए और इसका कोड आपको लिखा लिखाया मिल जाता है। अगर आप जिस तरह लिखेंगे ना कि एरे को अपडेट करने का कोड दें, तो अपडेट करने का कोड इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप समझें तो। हम एक लूप चलाएंगे कहाँ से लेकर, जो हमारे पास वैल्यू 1 से लेकर वैल्यू लास्ट तक, और जब अब अपडेट करना चाहते हैं तो कितनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इंडेक्स वैल्यू होनी चाहिए जिस इंडेक्स को आपने अपडेट करना है, और वो वैल्यू होनी चाहिए जिसे आपने प्रीवियस वैल्यू से रिप्लेस करना। यानी इसकी लॉजिक को समझें आप। और अब इसको सी में लिखना, जावा में लिखना या किसी भी लैंग्वेज में लिखना ये मैटर नहीं करता। ये तो जाहिर है जिस लैंग्वेज के आप लोग होंगे, को आपने एरे अगर C++ में पढ़ी है तो आपने C++ की प्रोग्रामिंग तो नहीं करनी, वहाँ एरे कैसे करें।
मैंने भी एरे को सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने तो सी प्लस प्लस को नहीं यूज करता, मैं तो जावा में एरे को यूज कर रहा हूँ, मैं तो एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स के अंदर एरे को यूज कर रहा हूँ, लिस्ट के अंदर। तो इसलिए लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। अब एरे में से वैल्यू को सर्च करने की क्या लॉजिक है कि हम पहले एलिमेंट से लेकर आखिरी एलिमेंट तक एक लूप चलाएंगे और जो वैल्यू हम सर्च करना चाहते हैं उसको पकड़ेंगे और उसकी हर दफा एक इटरेशन के अंदर जो वैल्यू होगी, जो इंडेक्स होगा, उसके साथ कंपेयर करते चले जाएंगे। जहां हमें वैल्यू मिलेगी वहां हम उस एरे को ब्रेक कर, अपनी उस लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे और उसका इंडेक्स ले आएंगे, साथ उसका इंडेक्स ले आएंगे। अब आप उसके नाम के साथ जब इंडेक्स लिख के उस वैल्यू को एक्सेस करोगे तो वही वैल्यू होगी जिसे आप सर्च करना चाहते हैं। समझ आई बात या नहीं? इस तरह लॉजिकली आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। ये है डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आपकी अपनी स्किल है, अगर आप इसको कोड कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसी तरह जिस तरह आमतौर पे स्टूडेंट जो है वो कोडिंग से भाग रहा है, कोडिंग नहीं करता, तो देन ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। एरे के बारे में हमें उनके ऑपरेशंस का पता चल गया, और उसके बाद आप देखें उसने ट्रेवर्स ऑपरेशन का भी कोड लिख के दिया है, दिखाया है। ये ट्यूटोरियल पॉइंट की एक मिसाल दे रहा हूँ, इसी तरह आपके हैंडआउट्स में भी होगा, ये नहीं है कि हैंडआउट्स में नहीं होगा। अब हम चले जाते हैं हैंडआउट्स की तरफ। तो उसमें देखें जी, लेक्चर नंबर इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर है जी, पहले लेक्चर के अंदर के इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर है जी, लेट अस डिस्कस है। सारे ही काम कर सकते हैं, हम क्यों जो है वो इसको पढ़ते हैं, या एक से ज्यादा को क्यों पढ़ते हैं। मतलब आज तक किसी को नहीं पता कि गूगल जो है ये अपना डाटा किस तरह स्टोर करता है। यानी जिस तरह कोका कोला का फार्मूला इस दुनिया का एक अजूबा है ना, हिडन सीक्रेट है, जो जो हिडन सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें जो ये कोक बोतल है ना, इसके फार्मूलेशन का आज तक किसी को नहीं पता चला। और ये कहते हैं बड़ी एक बहुत कह रहे हैं बड़े बहुत बड़े सेफ हाउस में से छुपा के उसने रखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह गूगल का जो सर्चिंग एल्गोरिदम है ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। आज तक उन्होंने इसको अनलीश नहीं किया कि हमारा जो सर्चिंग टेक्निक है क्या। आप खुद देखो, कभी गूगल की स्पीड कम हुई है? डाटा बढ़ते से बढ़ता, कितना डाटा हो गया, कितनी वेबसाइट्स हो गई हैं, तमाम वेबसाइट्स में से आज से 5 साल पहले जो उसकी स्पीड थी, बल्कि बढ़ी है, स्पीड कम नहीं हुई। एफिशिएंसी गूगल की बेहतर तो होती चली जा रही है। क्या ऐसा काम कर रहे हैं कि हम अपने कंप्यूटर को 1000 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट फाइंड करने का कह दें तो कंप्यूटर देर लगाना शुरू कर देता है। आपने देखा नहीं है? रिजल्ट आता है या कुछ होता है तो आपके सर्वर डाउन नहीं हो जाते, एफिशिएंसी थोड़ा सा लूज हो जाती है ना। लेकिन ऐसा गूगल के पास क्या है? यही बात है कि उन्होंने अपने डाटा स्ट्रक्चर्स को खुद से डेवलप किया हुआ, और पता नहीं वो क्या यूज कर रहे हैं। वो ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, वो स्टैक एरे क्या, या उन्होंने कोई अपना ही डाटा स्ट्रक्चर इवॉल्व किया हुआ है जो इतना ज्यादा एफिशिएंट है। तो डाटा स्ट्रक्चर, डाटा को स्टोर करना, एक्सेस करना और मॉडिफाई करना कतई तौर पे मुश्किल नहीं है, सिंपल ऑपरेशन है। x इज इक्वल टू 10, डाटा स्टोर हो गया। समझ आ रही है? y इज इक्वल टू एक्स, एक्स का डाटा रीड होके y में आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 20, 10 की जगह क्या लिखा गया? 20 लिखा गया। एक्सेस भी हो गया, रीड भी हो गया, स्टोर भी हो गया। इट्स नॉट अ डिफरेंट जॉब। लेकिन डिफरेंट क्या है कि जब आप ज्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर करते हैं तो उस वक्त आपने सिलेक्ट क्या करना है, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर बेस्ट होगा। दूसरा टॉपिक आप देखें, सिलेक्टिंग ये डाटा स्ट्रक्चर जो है ना, ये बड़ा मैटर करता है। एक डाटा स्ट्रक्चर है, उसकी फॉर्मेटिंग इस तरह की है कि आप अगर ये डाटा स्टोर करते हैं तो वो 200 MB ले जाता है जगह। दूसरा डाटा स्ट्रक्चर और उसकी जो है वो आप कह लें डाटा स्टोरेज फॉर्मेट इतना एफिशिएंट है कि वो 200 MB की बजाय 100 MB में स्टोर कर देता है। तो क्या करेंगे आप? 100 वाला यूज करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। एक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो सर्चिंग के लिए सिंपल एल्गोरिदम यूज कर रहा है, एक जो है वो क्विक सर्च आपको करके देता है डाटा की, सर्चिंग बेटर है, तो कौन सा यूज करेंगे। यही चीजें हैं जिनकी बुनियाद पे हमने पढ़ने भी एक से ज्यादा हैं, समझने भी एक से ज्यादा हैं, और एज पर आवर सिनेरियो जो भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, जो सिनेरियो आपके पास आपकी लाइफ में आएगा उसके मुताबिक आपने
देखना होगा कि कौन सा जो है ना वो हमारा बेस्ट फिट इसके ऊपर जो है ना वो होता है। जब आप 10 की एरे बनाते थे तो 10 एलिमेंट ही उसमें डालते थे, उसको इनहेंस नहीं कर सकते थे। ठीक है, हालांकि एक तरीका है एरे को भी, तो जो एरे को हम उस वो डाटा टाइप हमारे डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास लिस्ट है। लिस्ट का साइज इनिशियली 0 हो सकता है और जैसे जैसे आप उसे क्रिएट कर लेंगे, जैसे जैसे वैल्यूज देते जाएंगे वो एक्सपेंड होती चली जाएगी। जरा लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस की देखें, क्रिएट लिस्ट, ये जो फंक्शन है और इनकी जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको याद होनी चाहिए। और अगर आप इनको कोड भी कर लें तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप इनको कोड कर लेंगे और इनको करके देख लेंगे। ठीक है जी, अब आप देखें कॉपी है, कॉपी ये लिस्टेड ऑपरेशन है। अब जो भी लिस्ट होगा, चाहे वो सी शार्प में यूज करें, जावा में यूज करें, कहीं भी यूज करेंगे, ये ऑपरेशन लिस्ट के डाटा स्ट्रक्चर में आपको अवेलेबल होंगे। इंसर्ट, रिमूव, इसका नाम ऐड हो सकता है, इसका नाम कुछ और भी हो सकता है, लेकिन लॉजिक आपके पास यही होगी लिस्ट के हवाले से। अच्छा जी, इसी तरह आप देखें इफ वी यूज द आगे आगे हमारे पास स्टार्ट, टेल है, नेक्स्ट है, बैक है, ये ट्रेवर्सिंग ऑपरेशंस है। आपके पास जब आपके पास एक लिस्ट आती है तो आप उसके स्टार्ट क्लिक करेंगे तो आपका पॉइंटर कहाँ चला जाएगा, स्टार्ट के ऊपर चला जाएगा। जब आप उसे टेल करेंगे वो एंड पे चला जाएगा। अब आप 4 के ऊपर हैं और आपने नेक्स्ट के ऑपरेशन को कॉल किया तो वो कहाँ चला जाएगा, 5वें एलिमेंट पे। ठीक है, इस तरह वो एलिमेंट टू एलिमेंट मूव करता है। ये बात भी अपने दिमाग में बिठा लें। जब हम बड़े लेवल के डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, जैसे डाटाबेस में से वैल्यूज को हम रीड कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, उसमें ये 4 ऑपरेशन भी बड़े अहम होते हैं कि आप अपने डाटा में किस तरह से मूव कर रहे हैं। मैं आपको अपनी ही बात बताऊं तो रात में तकरीबन तकरीबन पौना घंटा 45 मिनट एक एरर पे लगा रहा। और वो एरर क्या थी कि मैं डाटाबेस में से डाटा उठा के लाता था और जब मैं रीड करता था उस डाटा को गेट स्ट्रिंग के जरिए तो वो डाटा वहां पे नल शो होता था और मेरी एप्लीकेशन जो है ना वो क्रैश कर जाती थी। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा मौजूद भी है वैल्यू, मैंने बड़े चेक लगाए। तो आखिर फिर मैंने जब दोबारा कोड को ध्यान से देखा, गूगल किया, तो मैं क्या कर रहा था, डाटा को उठा के ला रहा था, उसकी रोज को भी गिन रहा था कि कितना डाटा आया है। और जब मैं पहली रो का इंडेक्स देता था कि मुझे पहली रो पे लेके जाओ और मुझे वैल्यू दो, तो वो मुझे वैल्यू नहीं देता था और वहां पे क्रैश कर देता था। वजह क्या थी कि मैंने स्टार्ट वाला नहीं, जो ये मैं मूव टू फर्स्ट तो किया नहीं था, यानी मेरा पॉइंटर अभी सेट ही नहीं हुआ था उस कतार के ऊपर जिसको मैं रीड कर रहा था। और समझ आई बात की है नहीं? तो ये बिल्कुल इसी तरह ही है, जब आप स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करते हैं तो जो जो प्रॉपर लिस्टेड, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक लाइन का इजाफा किया, मूव टू फर्स्ट। जैसे ही मैंने मूव टू फर्स्ट किया उसके बाद मैंने रीड किया, क्योंकि पॉइंटर पहली लाइन पे चला गया। अब मैंने उससे कहा गेट स्ट्रिंग 0, तो उसने पहला कॉलम उठा लिया, गेट स्ट्रिंग 1 तो उसने दूसरा कॉलम उठा लिया और तीसरा चौथा, इस तरह मैंने 4 कॉलम का डाटा वहां से रीड करना था। तो ये स्टार्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, अगर उस डाटा स्ट्रक्चर में इस तरह से आपने मूव करना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने उसमें ये मूव करना है। मेरे पास वो लिस्ट के नाम का डाटा स्ट्रक्चर था। ठीक है जी,